Hello students, how are you all? I hope you all are preparing well for your NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. Today in this lecture we are going to talk about vectors. Vectors, yes. Vectors. This is a very important chapter. Actually vectors जो है वो बेसिक ब्रिक बनाता है, बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करता है हमारे लिए, क्योंकि फिजिक्स में जब जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे तो पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी का मास हम मेजर कर सकते हैं कि लेट से ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसका मास क्या होगा, इधर ये 10 ग्राम का है, 1 केजी का है या कितने का है। इसी तरह से लेंथ, कि इस पेन की लेंथ क्या है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कितनी है, इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है। तो ये सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं बच्चे, इन सब क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर बनकर आएगी या तो वो क्वांटिटी बनकर आएगी वेक्टर्स। तो आज इसी चैप्टर में हमने इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले। चलो तो वेक्टर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे फिजिक्स का काइनेमेटिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं ना बच्चे, तो काइनेमेटिक्स में हम सभी क्वांटिटीज के साथ डील करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में डेफिनेटली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। वहां पे आप लिखते थे दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर्स क्या है? तो देखो बच्चे, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है स्केलर और एक वर्ड है हमारे पास वेक्टर। तो पहले समझते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको दिखाया ना, जो मैंने क्या बताई आपको, फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमारे पास बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हो सकती है। या तो ये क्वांटिटी हमारे पास बनकर आएगी स्केलर, या तो ये क्वांटिटी हमारे पास बनकर आएगी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर या वेक्टर क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूं कि किसी बॉडी का जो मास है वो है 20 केजी का, किसी बॉडी का मास क्या है, 20 केजी का, तो आप मुझे एक चीज का आंसर करो, अगर किसी बॉडी का मास 20 केजी है, क्या उस बॉडी का मास डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? आई मीन टू से, क्या ऐसा होगा जिस रूम में आप अभी बैठे हो वहां पे उस बॉडी को मेजर करोगे, उसके मास को मेजर करोगे तो वो 20 केजीज की आएगी। उस रूम से बाहर जाके, कहीं और जाके उसके मास को मेजर करोगे तो ऐसा होगा कि वो मास 10 केजीज का हो जाएगा ऑल ऑफ द सडन, या 40 केजीज का हो जाएगा। क्या उसका मास चेंज होगा? अनटिल और अनलेस आप उसके अंदर कोई चीज का हेर फेर नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर हम क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे तो मास थोड़ी ना चेंज होगा। मास की वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती। समझ में आई है? जैसे कि दूसरी एग्जांपल से तुम्हें बताती हूँ, लेंथ है किसी भी चीज की, क्या है, लेंथ है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी हाइट लेट्स से 6 फीट की है, तो ऐसा होगा क्या कि यहाँ बैठ के, जहां जिस रूम में मैं अभी बैठी हूँ वहां पे मेरी हाइट 6 फीट की होगी, और अगर मैं कहीं और जाके मेजर करूंगी अपनी हाइट तो ऑल ऑफ द सडन मेरी जो हाइट है दैट विल गेट 14 फीट। ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब मेरी जो हाइट है, मेरा जो वेट है, मेरा जो वेट नहीं, आई मस्ट से मास है, मेरा जो मास है, मेरी जो लेंथ है, मेरी जो हाइट है, वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज थोड़ी हो रही है। एज के चेंज होने से होती थी, पर डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज थोड़ी हो रही है। तो ऐसे क्वांटिटीज बच्चे जो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज ना हो, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उन क्वांटिटीज को हम? स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज? डेफिनेशन लिखो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, जिनकी वैल्यू डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। ऑन द अदर हैंड व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज आर? वेक्टर क्वांटिटीज रादर वो क्वांटिटीज है जो वेक्टर के चेंज होने से, या सॉरी, जो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। जैसे लेट्स से ये पेन ना यहाँ पे रखा हुआ है मेरे हाथ में, ठीक है, अगर इस पेन को ऊपर उठाना है, इस पेन को ऊपर उठाना है, तो फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है मैं फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊं और ये पेन ऊपर की तरफ आ जाए? नहीं होगा ना।
मतलब अगर मैं चाहती हूँ ये पेन यहां से उठ के यहां पर आए तो एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है वो क्वांटिटीज कौन सी बनकर आएगी? वेक्टर। जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं है वो क्वांटिटीज कैसी बनकर आएगी? स्केलर क्वांटिटीज बनकर आएगी। इसी डेफिनेशन को ही अभी हम डीप में समझते हैं। डीप में कैसे समझेंगे? पहले फिजिकल क्वांटिटीज की हम डेफिनेशन देखते हैं। मैंने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है ना बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको हम मेजर कर पाए, जिनको हम क्या कर पाए? मेजर कर पाए। और अगर किसी भी चीज को मेजर करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो क्या मेरी खुशी को मेजर कर सकते हो? नहीं ना। तो मेरी खुशी को मेजर नहीं कर सकते, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिन क्वांटिटीज को हम तोल पाएंगे, वजन कर पाएंगे, उनकी वैल्यू बता पाएंगे, वो क्वांटिटीज बनेगी फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए उसके पास दो चीजें तो डेफिनेटली होनी चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए वैल्यू। क्या होनी चाहिए? वैल्यू। दूसरा क्या होना चाहिए? उसके पास होनी चाहिए एक यूनिट। देखो मैंने क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए दो चीजें तो डेफिनेटली हो ही हो। नंबर वन, कुछ वैल्यू। नंबर टू, उसके यूनिट। वैल्यू मीन्स अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ इस पेन का मास 20 ग्राम है, तो वो 20 वैल्यू। किसकी वैल्यू? मास की वैल्यू। और ग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैम इसका जो आप बोल रहे हो मास 20 है, वो 20 ग्राम है, 20 किलोग्राम है, 20 टन्स है, क्या है? समझ में आई? तो मैंने क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास दो चीजें होंगी। नंबर वन, उसके पास कुछ वैल्यू होगी डेफिनेटली, एंड नंबर टू, उसके पास कुछ यूनिट भी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास वैल्यू भी हो और यूनिट भी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात कर रही हूँ मास की, लेट्स से किसी बॉडी का मास है 50 केजी, तो 50 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू को। केजी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को। तो 50 केजी मास एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि गाड़ी मूव कर रही है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 क्या हो गई? वैल्यू हो गई, और किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। तो मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये चीज किस चीज की वैल्यू लिखी है? ये इधर वेलोसिटी है और स्पीड है। एक्चुअली तो ये स्पीड ही है, ये वेलोसिटी क्यों नहीं है? इसको हम वेलोसिटी तब बोलेंगे बच्चे जब इसके पास एक डायरेक्शन होगी। वो मैम क्या फर्क है इन दोनों क्वांटिटीज में? आगे जब हम चलेंगे तब इसी चीज को हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपको ये चीज समझ में आई है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो बनेगी जिनके पास स्पेसिफिक वैल्यू होगी और जिनके पास एक यूनिट बनकर आएगी। अब मैंने क्या बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज तो दो तरीके की होती है, एक स्केलर या फिर वेक्टर। अब यार स्केलर है या वेक्टर है तो फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि स्केलर के पास भी एक वैल्यू तो होगी ही होगी, यूनिट तो होगी ही होगी। डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटीज के पास भी कुछ वैल्यू तो होनी ही चाहिए और यूनिट तो होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटीज है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिर मैम फर्क क्या पड़ेगा स्केलर और वेक्टर? तो बच्चे स्केलर मैंने वो बताया था जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर वो बताया जिसके पास डायरेक्शन होती है। मतलब यूनिट भी हो, वैल्यू भी हो, और साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अगर हुआ तो वो क्वांटिटी बनकर आएगी वेक्टर। अगर डायरेक्शन नहीं तो वो क्वांटिटी कैसी कंसीडर करके चलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? तो स्केलर क्वांटिटीज वो है बच्चे जिन, स्केलर क्वांटिटी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी मींस जिसको हम मेजर कर पाएंगे, और अगर मेजर कर पाएंगे तो उसके पास दो चीजें मस्ट है, वैल्यू होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी जिनके पास यूनिट भी होगी, वैल्यू भी होगी, डायरेक्शन भी बनकर आएगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल जो बनकर आएगी वो सिंपली क्या बन जाएगी? मास, क्योंकि मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी पर्सन की हाइट है, अगेन वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती ना। अगर हमारे पास कोई टाइम है, टाइम के पास कोई डायरेक्शन थोड़ी है, नहीं है ना, तो ये डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होता। मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी बनकर आएगी? एक स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर मैं एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी के बारे में दूं तो आप वेक्टर की क्वांटिटी की डायरेक्शन वो एग्जांपल क्या लिखोगे कि फोर्स जो बनकर आएगी मैम दैट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी।
इनके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द इजीएस्ट वन, मैंने अभी आपको ये बताई है। अभी जब हम आगे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज आपको भी इन क्वांटिटीज के बारे में डीपली पता नहीं है, इसीलिए बस मैं यहाँ पे टर्म्स को क्वाइन नहीं करना चाहती। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनको डिफाइन करके चलेंगे, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं अब हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। किनके बारे में? वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने अभी डिफाइन करा, वेक्टर क्वांटिटीज वो बनेंगी जिनके पास तीन चीजें बनकर आएंगी। वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले इसके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूनिट होनी चाहिए, और तीसरा इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब बच्चे ये जो यूनिट है, यूनिट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यूनिट तो किसी भी चीज की डिपेंड करती है कि वो क्वांटिटी कैसी है, करती है ना डिपेंड इस पे कि अगर मास लेकर चल रहे हैं तो मास की यूनिट ग्राम, किलोग्राम हो सकती है। लेंथ लेकर चल रही हूँ तो उसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर होगी। टाइम लेकर चल रही हूँ तो सेकंड्स, आवर्स, कुछ भी बनकर आएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी तीन चीजों के साथ मिलकर बनेगी, वैल्यू, यूनिट और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे फिजिक्स में ना हम सब चीजों को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में हर चीज को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को भी तो किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें। तो वेक्टर क्वांटिटी को, एज इसके पास एक डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। लेट्स से मैं कुछ बोल रही हूँ कि कुछ रैंडम चीज है, कोई भी ए, वो ए अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे मैम देख के कैसे पता लगेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? क्या कोई स्पेशल नोटेशन है वेक्टर क्वांटिटीज के लिए? तो आई विल से यस है। वेक्टर क्वांटिटीज को देखकर आपको समझ में आ जाए उसके दो तरीके हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो बना हुआ होगा वो क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। जहां पर भी आपको ऐसा एरो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो अगर दिखाई दे जाएगा तो वो क्वांटिटी कैसी कहलाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये तो पहली। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपको काफी बार फिजिकल क्वांटिटी ना ऐसे बोल्ड लेटर्स में भी दिखाई दे सकती है, ऐसे बोल्ड लेटर्स में, जैसे ये ए लिखा है मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है। तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। या तो मैं उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो मार्क कर दूं, या तो हम क्या कर दें, या तो हम एरो मार्क कर दें, और दूसरा तरीका क्या है, उसको बोल्ड लेटर से डिनोट कर दें। तो ये दोनों ही सिंबल हैं हमारे पास टू डिनोट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई? अगर मैं बोल रही हूं ए एक वेक्टर है, मतलब इसके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक, इसके पास वैल्यू हो, दूसरा इसके पास कुछ यूनिट हो, तीसरा इसके पास कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है। अच्छा देखना, अगर ए वेक्टर एक वेक्टर है तो वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। अब बच्चे जो इसका वैल्यू है ना, इसको हम वैल्यू ज्यादातर यूज ना करके हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नीट्यूड का। क्या यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड का। मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक वेक्टर है जिसके पास दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा उसके पास क्या है? डायरेक्शन है। आप बोलो कि मैम यूनिट कहाँ गया? तो बच्चे यूनिट को हम मैग्नीट्यूड के साथ ही लेकर चलेंगे, यूनिट को मैग्नीट्यूड के साथ ही, क्योंकि देखो फिजिक्स में हम डील तो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ही कर रहे हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसके साथ यूनिट तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हम डील ही फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख ली है वेक्टर की एक प्रॉपर डेफिनेशन कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। हम ज्यादा फैमिलियर इस सिंबल के साथ रहेंगे। इसके पास दो चीजें होंगी, सबसे पहले होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा यहाँ पे क्या बनकर आएगी? इसकी एक डायरेक्शन बनकर आएगी। आपको पता है बच्चे, हमने इसके लिए भी सिंबल्स डिनोट करे हुए हैं। हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार। ये जो दो हमने लाइंस खींची है ना, इनको बोलते हैं बार। अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं तो ए बार बोलूंगी। क्या बोलूंगी? ए बार। इसी तरह से लेट से हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनकर आएगा? एक्स बार। क्या बनकर आएगा? एक्स बार। बस ये जो सिंबल लिखा हुआ है वेरिएबल है, इस वेरिएबल को लिखो और उसके साथ दो स्ट्रेट लाइन डाल दो। ये स्ट्रेट लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। इसी तरह से
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैप, टोपी। जैसे अगर हमारे पास ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो ए बार हो गया, और उसका डायरेक्शन को किस सिंबल से डिनोट करेंगे? ए, और उसके ऊपर हमें डालनी पड़ेगी ऐसे कैप, ये छोटी सी कैप। क्या डालेंगे? ऐसे छोटी सी कैप। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या मार्क कर रही हूँ? ये छोटी सी कैप। इसको क्या बोलते हैं? मैं लिख देती हूँ। ये है ए कैप, जो कि किस चीज को डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और ये इसको बोलने का तरीका क्या है? ए बार, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। मतलब एक वेक्टर के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। लेट्स से मैंने आपको बोला कि कोई भी हमारे पास एक गाड़ी है जो कि टुवर्ड राइट, लेट्स से इस डायरेक्शन को मैं डिफाइन कर देती हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो गाड़ी जा रही है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इसकी स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर की। 20 किलोमीटर पर आवर की, कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, मैंने इस गाड़ी की स्पीड बताते हुए दो चीजें डिफाइन करी, एक तो स्पीड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। स्पीड और उसकी डायरेक्शन। स्पीड मतलब मैं उसका मैग्नीट्यूड बता रही हूँ कि वो किस किस गति के साथ आगे मूव कर रही है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे इसकी स्पीड की वैल्यू, तो स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब मैम सिर्फ वैल्यू होगी, और यूनिट होगी, उसकी डायरेक्शन तो नहीं होगी। तो अगर मैं इसकी स्पीड के बारे में बात करूं, इट वुड सिंपली बी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैम इसकी जो वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। साथ में आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन को, विच इज ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हुई है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये जो, बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास बनकर आई है, ये क्या बनकर आई है? वेलोसिटी, जो कि कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखो। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो चीजें लिखते हैं। अगर कोई भी ए वेक्टर है तो उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसके पास कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड को ए बार से डिनोट करेंगे और डायरेक्शन को ए कैप से। ठीक है, अच्छा, अब इस ए कैप के ऊपर चर्चा करते हैं, इस डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चे, डायरेक्शन ना आपने थोड़ी बहुत करीबी हुई है। जैसे कि जब आप 9th या 10th क्लास में ग्राफ बनाना सीखते थे, तो आपको ये चीज बोली गई थी कि ये वाली डायरेक्शन होती है प्लस एक्स डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? बोलो बोलो, माइनस एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से ये वाली जो डायरेक्शन जाएगी, इट वुड बी वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई, और ये जो नीचे वाली डायरेक्शन जाएगी, इट वुड बी माइनस वाई। इसी तरह से इस पेपर से बाहर आती हुई डायरेक्शन वुड बी प्लस जेड, इस पेपर के अंदर जाती हुई डायरेक्शन वुड बी माइनस जेड। देखो बच्चे, हम ना 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जिस पेपर पे मैं अगर मैं बोलूं कि मेरा जो हेयर है, नॉर्मल जो ये हेयर है, कितना थिन है ना, इस हेयर के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्वांटिटी है, वो सिंगल एक डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अलोंग द लेंथ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरे को हेयर को मेजर करना है तो मेरे को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। वही जिस पेपर पे मैं राइट कर रही हूँ, लेट्स से हमारे पास अगर ये पेपर है, इस पेपर अगर मैं राइट कर रही हूँ, तो इस पे राइट अगर हम कर रहे हैं तो मैं एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रही हूँ, मैं वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रही हूँ, है ना। मतलब ये तो क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। तो प्लेन वो जिसपे आप अभी नोट्स बना रहे हो, एक्स और वाई, जो 2D सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, वो होता है प्लेन। उसके पास दो डायरेक्शन बनेगी। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बॉडीज के बारे में बात करूं, हमारे सब के बारे में बात करूं, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडीज है वो तो 3 डायमेंशनल है। हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेड्थ भी है, हमारे पास हाइट भी है कि नहीं है? मतलब कि ये जो क्वांटिटी ह्यूमन बॉडीज जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है, और 3D ऑब्जेक्ट मतलब 3 डायरेक्शन चाहिए होगी। तो 3 डायरेक्शन कौन सी मैम? तीसरी कौन सी? एक्स आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वाई आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जो थर्ड डायरेक्शन है, थर्ड, वो तो 3 डायमेंशन वर्ड में आएगी। हम इस प्लेन के ऊपर इस चीज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते बच्चे। उसको आपको कैसे समझना पड़ेगा? एक ऐसी एक्सिस जो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है, वो एक्सिस हमारे पास क्या बनकर आएगी? जेड एक्सिस। जैसे कि अगर इस प्लेन के बारे में मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे ये अपना मार्कर भी रख लिया और यहाँ पे ये प्लेन लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, होप सो।
ये वाली जो एक्सिस बनकर आएगी इट वुड बी एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस बनेगी ये वाई एक्सिस, तभी ये प्लेन बना। और ये जो मार्कर मैंने डिनोट करा है ना, ये मार्कर से ये जो बाहर से इस पेपर से बाहर जो डायरेक्शन आ रही है ये डायरेक्शन हमारे पास बनेगी जेड एक्सिस। इसी तरह से इस पेपर के अंदर ये जो बैक साइड पे है ना हमारे पास मार्कर, ये पेपर से अंदर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी इट वुड बी माइनस जेड एक्सिस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मैंने क्या बताया, हमने 3 डायरेक्शन के बारे में बात करी, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। यही आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मैम हम डायरेक्शन को ये भी तो ले सकते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये है हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन और डाउनवर्ड में हम बनाते होते हैं साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे हम मार्क करते हैं ईस्ट डायरेक्शन को और यहाँ हम बात करते होते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। एक तो तरीका ये है एक्स वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में इसको मार्क करें, दूसरा तरीका क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके फॉर श्योर आपने देखे होंगे। एक तरीका और है जो शायद आपने ना देखा हो, वो है जो हम ये कैप रिप्रेजेंट करते हैं इस कैप के तरीके में। हमारे पास बच्चे 3 डायरेक्शंस है, ध्यान से देखना, आई कैप, जे कैप और ये है के कैप। जो आई कैप है ये वाला, जो ये आई कैप है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, जो y कैप है ये रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस पे और इस k कैप को रिप्रेजेंट करते हैं z एक्सिस पे। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं टुवर्ड द पॉजिटिव x अगर हम मूव करेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, i कैप में। इसी तरह से अगर मैं मूव करूंगी माइनस x एक्सिस में तो आई शुड बी मूविंग इन द माइनस i कैप डायरेक्शन। अगर इधर आया तो डेफिनेटली उधर माइनस i कैप बनकर आएगा। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस में मूव करें तो हम मूव कर रहे होंगे j कैप डायरेक्शन में, और अगर माइनस y में मूव करेंगे तो हम मूव करेंगे माइनस j कैप डायरेक्शन में। इसी तरह से सोचो अगर मैं पेपर से बाहर आ रही होती तो हम z डायरेक्शन में बाहर आते, मतलब k कैप डायरेक्शन में बाहर आते। अगर हम पेपर के अंदर जाते तो माइनस z डायरेक्शन में जाते, मतलब माइनस k कैप डायरेक्शन में जाते। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने सिंपली डायरेक्शन के बारे में आपको बताया है। मैंने बताया कि एक तरीका और है डायरेक्शन को मार्क करने का, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस में होगा, माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में होगा जे कैप, माइनस वाई एक्सिस में क्या होगा, जे माइनस जे कैप। बाहर की तरफ जब आएंगे पेपर से तो प्लस के कैप, जेड एक्सिस के लोग मूव करेंगे। पेपर के अंदर मूव करेंगे तो माइनस जेड एक्सिस में, मतलब माइनस के कैप में मूव करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं आपको बोल रही हूं कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, और मैं मूव कर रही हूं इस डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये जो डायरेक्शन थी ये एक्स एक्सिस वाली थी और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन मार्क करी, आई कैप। मतलब हमें यहाँ पे साथ में क्या लिखना चाहिए, आई कैप। देखो वेक्टर कंप्लीट हुआ। ये जो चीज है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें वैल्यू भी है जिसमें यूनिट भी है, और ये सिंपली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को। समझ में आया। जैसे कि लेट्स से मैंने लिखा फोर्स एक्ट कर रही है 4 न्यूटन की इन साउथ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन। तो देखो ये डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मुझे ऊपर क्या डालना चाहिए, यहाँ पे एरो, यहाँ पे भी क्या स्पेसिफाई करना चाहिए, वेक्टर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है 10 न्यूटन की इन माइनस वाई डायरेक्शन, तो देखो दोनों चीजें आ गई, ये वैल्यू आ गई और ये डायरेक्शन आ गई। मैं बोलूं फोर्स एक्ट कर रही है 0.5 न्यूटन की इन माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब पेपर के अंदर वाली डायरेक्शन। समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास एक वेक्टर को लिखने का तरीका। तो वेक्टर को लिखने के लिए मैंने बताया 2 चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा उसकी क्या चाहिए, डायरेक्शन। समझ में आया, पक्की बात है। तो ये जो चीजें थी ना बच्चे हमारे पास, ये है एकदम बेसिक वाला पार्ट। अभी तक हमने कुछ फैंसी नहीं करा। अभी तक इस पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ एक चीज देखी है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है।
डिफरेंस क्या है उन दोनों क्वांटिटीज में, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वेक्टर्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, और डेफिनेटली ये भी देखिए कि वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास एक वैल्यू भी होगी और जिसके पास एक डायरेक्शन भी होगी। मतलब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ए मैग्नीट्यूड और ए कैप। ठीक है, अभी हमने जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि क्या हम वेक्टर को मार्क कर सकते हैं, मतलब क्या मैं वेक्टर को सिंबलाइज कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली कर सकती हूँ। वेक्टर के पास मैंने बताया दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो बच्चे अगर मैं ये जो सिंबल यूज कर रही हूँ ए वेक्टर, देखना मैं इस चीज को ग्लोरीफाई करती हूँ, इस वेक्टर को, ये जो चीज हम ऊपर मार्क करके चल रहे हैं ना, इस डायरेक्शन को या इस एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो को समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखो ये जो वेक्टर है या फिर ये जो सिंबल मैंने मार्क करा, यहाँ पे दो चीजें, एक सबसे पहले तो ये जो भी लेंथ बनकर आ रही है, एक तो ये चीज है, दूसरा ये एरो किस तरफ पॉइंटेड है वो चीज है। जैसे मैं एरो इस तरह से भी तो कुछ बना सकती थी कि नहीं बना सकती थी। यहाँ पे ये क्या होगी, इसकी लेंथ वेक्टर की, और ये जा किस तरफ रहा है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब जो हम ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको सिंबल में भी डिनोट करते हैं। एक वेक्टर की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है बच्चे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये वेक्टर जा किस तरफ रहा है वो चीज डिनोट होती है इसके एरो हेड से। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर का लेंथ क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ए मैग्नीट्यूड को। एज ये वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ए कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे, तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो किस चीज को मार्क करेगी, इसके मैग्नीट्यूड को, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप। अब सोचो मैम कि हम बोले कि हम मूव कर रहे हैं 100 किलोमीटर, तो क्या 100 किलोमीटर बनाने के लिए मुझे 100 किलोमीटर की लाइन मार्क करनी पड़ेगी वेक्टर्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। वेक्टर के ये जो हम सिंबल यूज करते हैं ना, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये सिर्फ उसका एक डुप्लीकेट है या उसका एक छोटा सा सिंबल ही है। सिंपली जरूरी नहीं है कि इसका लेंथ आपको इस वेक्टर का, ये जो हमने एरो बनाया इसको इतना बड़ा या इतना छोटा ही बनाना पड़ेगा कि आप लेंथ को सिग्निफाई कर सको, नहीं। पर इसको रिप्रेजेंट करने का ये पूरा जो एरो है, ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, इस एरो की लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस एरो का हेड रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर्स, जहां पर हम आगे और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो बच्चे हमने वेक्टर सिंगल एक डायरेक्शन में पढ़ा है कि हम अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि अगर हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जा रहे हैं, के कैप में जा रहे हैं, तो वेक्टर को कैसे लिखना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैम कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे भी तो आ सकते हैं जहां पे हमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव करना पड़े। क्या पता मैम कि हमें अगर काइट पे पहुंचना है तो एक्स वाई और जी वो तो 3D प्लेन में है, तो हमें तीनों डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो वहां पे हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे। तो बच्चे अभी ये वाला जो लेक्चर था, दिस वाज जस्ट द बेसिक लेक्चर ऑफ वेक्टर्स, जहां पे हमने डिफाइन करा है स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा है वेक्टर को। इसके हमने एग्जांपल्स करी है कि फोर्स को मैं एक वेक्टर क्वांटिटी कह सकती हूँ या डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कह सकती हूँ। डेफिनेटली इसका डिटेल लेक्चर अभी स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था वेक्टर पार्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों।